हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी पहली बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र। ऑलरेडी इस चैप्टर का जो पहला पार्ट 1 का जो वीडियो है आपको अपलोड करके दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस चैप्टर के अंदर, उस वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर को बारीकी से हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। ये जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आप लोग कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसके अलावा जो कार्टून है और जो मैप इस चैप्टर से रिलेटेड है वो आपको करवाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। एंड लास्ट में अगर कोई भी आपका डाउट बचता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने एक चीज़ देखी, जो पार्ट 1 का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें यूरोपीय यूनियन क्या है, आसियान, चीन की इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, चीन के साथ भारत के संबंध, जापान, दक्षिण कोरिया और जो ब्रिक्स है, इन सब का जो पार्ट 1 के अंदर कम्प्लीटली समरी और सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन जो हो सकता था, जो टॉपिक हो सकता था, उस पर सारे नोट्स बना दिए गए। आप जाइए वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ से पढ़िए, आपको सारा का सारा चैप्टर एक वीडियो में ही समझ आ जाएगा। खैर इस पार्ट का भी अपने आप में इंपॉर्टेंस क्यों रहने वाला है, क्योंकि भैया एग्जाम टाइम जैसे ही आएगा तो आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए, सर कार्टून मिल जाए, मैप मिल जाए, तो यही चीज़ आपको एग्जाम में आती है। तो सो इंपॉर्टेंट ये वीडियो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बट कंसेप्ट समझने के लिए पार्ट 1 देखना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। सो अब पढ़ते हैं पार्ट 1 के अंदर हमने क्या ओवरव्यू देखा, मतलब उस पूरी वीडियो के अंदर जो आपको बना के दिया गया है या पार्ट 1 में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आप एक चीज़ देखना, 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिक्ट संधि के तहत जो यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय देशों ने मिलकर बनाया था, उसका निर्माण किया। एक चीज़ बता दूं आपको, आप जब अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको 1992 मिलेगा जो यूरोपीय संघ की स्थापना है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम के हिसाब से पूछा जाए तो आपको 1992 लिखना, लेकिन ऑफिशियली इसके जो डेट है 1 नवंबर 1993 रही। फिर भी आप अपने बुक के हिसाब से चलेगा, अगर डेट आ जाती है तो आपको यही डेट लिखनी है 1992 वाली, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट पे जो आपको ढंग से देखना है वो है हमारा 8 अगस्त 1967 में, मतलब 8 अगस्त 1967 में जो पूर्वी देश है, जिसमें 5 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बैंकॉक समझौता था, बैंकॉक घोषणा पत्र था, उस पर इन्होंने साइन किया और एक क्या किया, आसियान नामक संगठन इन्होंने स्थापना करी। कब पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में। थोड़ा चीन के बारे में आ जाते हैं कि 1978 में जो चीन के जो नेता थे उनका नाम था देंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों के लिए चीन के अंदर क्या किया, खुले द्वार की नीति को अपना लिया। उसी के बाद 1982 में चीन ने क्या किया, खेती को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर थोड़ी सी हम और बात करें, 1998 के अंदर उन्होंने उद्योगों को प्राइवेट कर दिया, ठीक है। एंड इसके अलावा 2017 में जापान के बारे में पढ़ाया गया, जापान भी एक टॉपिक था उसमें। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर पे थी, ठीक है। 1960 से 80 के दशक के बीच जापान के अंदर एकदम से आर्थिक तौर पे क्या हुआ, विकास होता। इसे हम क्या कहते हैं, हान नदी का चमत्कार कहते हैं। इस टॉपिक को हमने क्या नाम दिया था, हान नदी का चमत्कार। हो सकता है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे। तो 1960 से 80 के दशक के बीच जो भी जापान में इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ, जो आर्थिक शक्ति के रूप में जापान उभरा है, उसी कंसेप्ट को, उसी कहानी को हम लोग हान नदी का चमत्कार कहते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक वीडियो का था वो था ब्रिक्स में देखा गया कि जो दुनिया की सबसे जो 5 बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं जिसमें भारत भी शामिल है, तो उनके बारे में बताया गया। वो ब्रिक्स क्या, 5 देशों का समूह है जिसमें आर्थिक शक्तियाँ आती हैं, मतलब आर्थिक देश आते हैं जो विकासशील हैं। उसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। खैर शायद हो सकता है आपकी बुक में ना हो, लेकिन ये आपको 2-4 साल से लगातार पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। सो आज का जो हमारा मेन वीडियो है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक और सहयोग संगठन की स्थापना। शुरुआत में एक चीज़ समझिए कि शुरुआत में यूरोपीय यूनियन नहीं था। आप जिस यूरोपीय संघ की बात कर रहे हो, शुरुआत में वो इस रूप में नहीं था, उसका निर्माण धीरे धीरे हुआ है। आप चैप्टर 1 का जब वीडियो देखोगे, पार्ट 1 का जब वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे पूरा समझ आएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा कि भैया जो यूरोपीय कौन सी योजना थी जिसके तहत यूरोप के आर्थिक और सहयोग संगठन का निर्माण होता है। तो 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना दी थी जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। अभी दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। जो हमारा दूसरा प्रश्न ये है, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मार्शल प्लान लाया गया उसका उद्देश्य ये था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक से क्या पुनर्जीवित हो जाए, मतलब वो ठीक से डेवलपमेंट करे। तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, मतलब वित्तीय सहायता देने के लिए मार्शल योजना को बनाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को सुधार करना।
इसका तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी का गठन। ये इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी इसका है और हिंदी में से समुदाय कहते हैं कम्युनिटी को। तो इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण होता है मार्च 1957 में रोम संधि के अंतर्गत। रोम संधि के अंतर्गत ईईसी का गठन किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है, हमारा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है और इसे कितने देशों ने बनाया? तो भैया देखो, इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो। कुछ ऐसा लोगो सा दिखेगा आपको, कभी इसको देखना ढंग से, तो ऐसा कुछ है एग्जैक्टली आप देख लेना वीडियो में, और इसे 12 देशों ने अपनाया हुआ है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने कि यूरोपीय झंडे को लेकर प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, एक बार क्या कई बार आया हुआ है। यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसके विषय में बताना है आपको। तो खैर यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 स्टार है। आपको स्क्रीन पे साइड पे शो भी हो रहा होगा यूरोपीय का झंडा कैसा था। उसमें 12 सितारे घेरे है वहाँ पे, और वहाँ जो 12 नंबर है, मतलब ये जो सर्कल है या 12 नंबर स्टार है, वहाँ के लोगों को पूर्णता, समग्रता और एकता, मेल मिलाप का प्रतीक बताता है। मतलब यूरोप के लोग क्या है, 12 नंबर को लक्की मानते हैं और सर्कल बना हुआ है, मतलब वो एक साथ बना हुआ है, तो पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप को वहाँ इंडिकेट करता है। बात आती है कि भैया यही प्रश्न फिर से, यूरोपीय संघ का निर्माण कब हुआ? तो मैंने बताया इसकी ऑफिशियल डेट 1 नवंबर 1993 है, मास्टेस संधि, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से आपकी बुक में 1992 लिखा है। सो इस बात को जरूर याद रखें कि आप अपनी बुक को जरूर फॉलो करें। ठीक है जी, ओके। अगला प्रश्न हमारा है 7वां, यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताइए। भैया देखो, यूरोपीय संघ बनाया क्यों? ये झंडा है उसका, उसका लोगो है यूरोपीय यूनियन का। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे? देखो भैया, पहला पॉइंट है, कोई भी जो संगठन बनाया जाता है, चाहे यूरोपीय संघ हो, यूएन हो, या कोई भी बड़ा संगठन हो, तो सबसे पहली चीज़ उसका मोटिव है शांति स्थापना करना। क्या करना भैया? क्योंकि दुनिया में शांति नहीं होगी तो कोई भी देश तरक्की नहीं करेगा। एंड साथ के साथ साझी सुरक्षा विदेश नीति। देखो यूरोप के जितने भी देश है उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी, मतलब एक जो विदेश नीति वो सभी देश मानते हैं, मतलब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उनमें साझापन चलता है, मतलब कॉमन चीज़ें चलती हैं। नंबर 2 चीज़ है आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर आपसी सहयोग करना। मतलब जो न्याय है, किसी भी देश में कोई समस्या है तो उसको मतलब इंटरनल मैटर है इनके, कोई भी न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें एक दूसरे को सहयोग करना, सपोर्ट करना, मतलब जितने भी देश इसमें शामिल है। इसके अलावा इंपॉर्टेंटली जिसमें जो मुद्रा है, हमारी मुद्रा जैसे बताया हमने क्या है, इसका यूरो मुद्रा है। मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। तो यूरो को मतलब पूरे के पूरे यूरोपीय जो इसमें पूरा यूरोप है, यूरोपीय संघ है, उसमें सभी देशों द्वारा यूरोपीय का चलन करने की बात की जा रही है कि सभी देश इसको मानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सांगेन संधि हुई थी, मतलब सांगेन संधि का आप जब पार्ट 1 इसका देखोगे तो वहाँ पे समझ आएगा सांगेन संधि कब हुई थी आपको। तो इस सांगेन संधि के तहत क्या किया था, वीज़ा मुक्त जितने भी देश इसमें शामिल है वो सभी देश एक से दूसरे देश में बिना वीज़ा के आ और जा सकते हैं। तो ये था वीज़ा मुक्त आवागमन वाली बात। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हम अगर बात करें वैश्वीकरण जैसे कंसेप्ट की, तो वस्तु और पूंजी के आवागमन की बात भी करते हैं, मतलब ये बिना बाधाओं के एक देश से दूसरे देश में चीज़ों को भेजने की बात करते हैं। इसी के अलावा जो यूरोपीय संघ है, जो यूरोपीय जो संघ है उसके जो सदस्य देश हैं, कृषि और उद्योग धंधे को विकास को लेकर भी काफ़ी जोर देते हैं। देखो कोई भी संस्था होती है वो ये चाहती है कि उसके सदस्य देश तरक्की करें, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे, हर तरीके से वो देश क्या है, तरक्की करे। और हर एक संस्था की तरह इस संस्था का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण पर टिका हुआ है। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी ये चाहती हैं कि पर्यावरण बना रहे, क्योंकि पर्यावरण साझा है, पर्यावरण सबके लिए। हमारा जो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले विशेषताएं। देखो इस क्वेश्चन को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस, चाहे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आए यहाँ से, चाहे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन आए, हमेशा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसे आप स्टार बना लीजिए जल्दी से। मतलब ये क्वेश्चन आपको याद करना ही करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकतम आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे 6 से अधिक पॉइंट आपको देंगे। खैर पॉइंट सफिशिएंट, इतने सफिशिएंट है कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे और आपके आंसर खत्म नहीं होंगे। अब फिर भी पढ़ लेते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने विशेषताओं में सबसे पहली बात, 2005 में यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब इसका जीडीपी दुनिया में नंबर 1 पे आ चुका था। कब? 2005 के हिसाब से। दूसरा डेटा दिया गया है 2016 में कि ये पूरी दुनिया में इसकी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे 2016 में। मतलब डेट के हिसाब से दोनों चीज़ें अलग पॉइंट पे बन गई। और इसका जो जीडीपी था 17,000 अरब डॉलर के आसपास था। ठीक है जी, 2005 में अमेरिका से भी ज़्यादा था, लेकिन 2016 में ये दूसरे नंबर पे था अमेरिका के बाद। तीसरा पॉइंट है इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है। मतलब आज देखो हर एक देश डॉलर को फॉलो करता है, लेकिन आप ये देखो जब से यूरो आया है तो यूरो की वजह से डॉलर को लोग कम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूरो की वैल्यू ज़्यादा है किससे? डॉलर से।
विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी। अगर बात करें कि दुनिया भर में जितने व्यापार की बात करें तो उसका 3 गुना क्या है, अमेरिका जितना करता है उसका 3 गुना यूरोपीय संघ के देश इसमें कर पा रहे हैं। अगला पॉइंट है, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभुत्व यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। मतलब यूरोप के देश भी, अफ्रीका के देश भी, एशिया के देश भी, तीनों ही देशों पे इसका प्रभाव बराबर है। क्यों? देखो भैया, इसके कुछ सदस्य अभी आपको पता चलेगा। एक सदस्य इसका फ्रांस, जो कि क्या है, स्थायी सदस्य भी है किसका, यूएनओ का। इस वजह से दुनिया में इसका थोड़ा सा बोलबाला भी बढ़िया। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था है। देखो एक चीज़ समझो कि यूरोपीय संघ एक देश नहीं है, इसमें बहुत सारे देश हैं। तो जो बहुत सारे देश है, अधिकतर उसमें ऐसे देश है जो डेवलपिंग स्टेज में या डेवलप हो चुके हैं या तरक्की कर चुके हैं। तो अब देखो भैया, जो अमीर से रईस रईस सारे देश इसमें शामिल है। अब ये जो रईस देश है, अब चाहे फिर वो यूएनओ की बात करें, फिर जो डब्ल्यूटीओ की बात करें, आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, इन देशों का हमेशा उन देशों के अंदर चलता, मतलब इन संस्थाओं के अंदर चलता रहेगा, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो। ठीक है, या हम यूएनओ की ही बात क्यों ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता है। हमारा जो 7वां पॉइंट, देखो अभी हमने कहा था 6 से ज़्यादा पॉइंट है, तो देखो 7वां पॉइंट भी आ गया। यूरोपीय संघ का सदस्य जो फ्रांस है, उसके पास परमाणु शक्तियाँ भर भर के हैं। मतलब लगभग अंदाजा लगाया जाता है इसके पास 335 परमाणु हथियार है। किसके? यूरोपीय जो आर्मी है, सॉरी फ्रांस है, फ्रांस एक अकेला देश है, इसके पास 335। आप अंदाजा लगाइए कि अकेले फ्रांस के पास 335 है तो पूरे यूरोपीय संघ में कितने होंगे। ठीक है, सोच सकते हैं आप। ठीक है, चलिए खैर वो दूसरा महत्व मुद्दा है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। मतलब नंबर 1 पे वही अमेरिका है सेना के मामले में, और नंबर 2 पे कौन है? यूरोपीय यूनियन की सेना, मतलब यूरोपीय संघ की सेना। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट बताता है, इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का डोमिनेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ताकतवर की बात करें तो अमेरिका के बाद ये दुनिया में नंबर 2 आता है। एंड तीसरी बात करें थे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे वर्ड गलत हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। किसी भी देश के अंदर कोई भी घटना हो रही है, कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है दुनिया में, तो यूरोपीय संघ के देश उसमें शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब हर तरीके से यूरोपीय संघ आज हर जगह हावी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है वो 3 तरीके से पूछा गया एग्जाम में। पहली चीज़ है, यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने में इसकी जो 4 शक्तियाँ हैं, मतलब वो 4 शक्ति, आप कोई भी 4 अच्छे से पॉइंट उठा करके आप यहाँ पे आंसर लिख लोगे, तब भी आंसर यही बनने वाला है। ऐसे 3 प्रमुख कारण बताइए जिनकी वजह से यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग से बदल करके एक राजनीतिक संस्था हो गई। तो आप देखो ऐसे मुद्दों पे आप यूएनओ का एग्जाम्पल लिख सकते हो, फ्रांस वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, इसकी सेना वाला हो सकता है। किस तरीके से इसने क्या, स्टार्टिंग में तो ये ईसी का गठन करा था इसने, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, अपने आप को एक राजनीतिक संस्था, आज के समय पे ये किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभाव डाल सकती है। तो आप यही इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट अब लिख सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपको यहाँ पे 3 ही लिखने हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट में सीधा प्रश्न ये है, हो सकता है सीधा ना करके इस 2 रूप में पूछ लिया जाए, तब भी आपको यही आंसर लिखना। तो मतलब 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ये लगभग इनका आंसर सेम आता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, उन पहलुओं पर प्रकाश डालिए, मतलब वो सारे पहलू जो कि यूरोपीय संघ को एक कमज़ोर संगठन सिद्ध करते हैं। मतलब देखो हर कोई भी संगठन हो, कोई भी बड़ा से बड़ा संगठन हो, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो यूरोपीय संघ की भी कुछ कमजोरियां हैं, यूरोपीय संघ में भी कुछ कमजोरियां हैं। पहली चीज़ है, जैसा बताया गया कि साझा विदेश नीति होनी चाहिए, जिसके कुछ सदस्य देशों के अंदर अपनी विदेश नीति को लेकर के, रक्षा नीति को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम एक जैसा फॉलो नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, जैसा कि इराक हमले में, जब इराक हमला हुआ था तो जर्मनी और फ्रांस दोनों ब्रिटेन के खिलाफ थे। मतलब जबकि ब्रिटेन भी इसका सदस्य हुआ करता था उस समय, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ब्रिटेन के सख्त खिलाफ थे कि भाई ब्रिटेन ने गलत हमला करा है इराक पे। तो कई बार क्या होता है, विदेश नीति को लेकर के इनके देश ही आपस में भिड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, यूरोपीय संघ के कई देश अमेरिकी गठबंधन में, अमेरिकी गठबंधन मतलब नाटो वाला, आपको याद होगा नाटो कब बना था, 1949 के अंदर। तो अमेरिकी गठबंधन में होने की वजह से भी क्या है, इनका थोड़ा सा आपस में अनबन सी रहती है। बस देखो, यूरोपीय यूनियन के अंदर अमेरिका शामिल नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका कमजोरी बनती है कि दो दो नाव में पाँव रखा है देशों ने। मतलब एक तरफ तो ये नाटो के मेंबर है, एक तरफ यूरोपीय यूनियन के मेंबर है, तो मतलब दो बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर आर्थिक कमजोर, मतलब एक दूसरे को जो वीक पॉइंट है वो एक दूसरे में शेयर हो सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या रहती है इन चीज़ों में। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, यूरोप के कुछ देश यूरो को मानने, जो यूरो मुद्रा है वो कहता है हम यूरो को ले नहीं मानेंगे, मतलब हम अपने देश की करेंसी चलाना चाहते हैं। क्योंकि देखो ये माना जाता है कि यूरोप के जितने भी देश हैं वो यूरो फॉलो करें, लेकिन कुछ देश इसे अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसा डेनमार्क और स्वीडन है, जो मास्ट्रिक्ट संधि
के तहत मास्टेस संधि, जो कि बताया आपको 1992 के आसपास हुई थी, और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से इनकार करा। दो अलग बातें हैं, मास्टेस संधि अलग है और साझी यूरोपीय मुद्रा वाला बिंदु अलग है। तो डेनमार्क स्वीडन दोनों ही क्या है, इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। आपको याद है, एक अभी बताया ऊपर कहानी पढ़ी आपने कि ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। तो ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को 2016 में छोड़ दिया, मतलब उससे वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैप में भी आ जाए कई बार, कि उस देश का नाम बताइए जिसने जनमत संग्रह द्वारा यूरोपीय संघ से अलग हो गया। वो 2016 में हुआ था। ठीक है जी, ब्रिटेन में। चलिए अगला जो प्रश्न है, आसियान टॉपिक आ गया हमारे पास। आसियान, बेसिकली आसियान की स्थापना आपको बताया कि 1967 में हुई थी, तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बेसिकली। तो पहला प्रश्न इससे आसियान से रिलेटेड, वो है आसियान के झंडे के विषय में बताइए। देखो, आसियान के झंडे में के प्रतीक में जो 10 धान की बालियां हैं, जो दक्षिण पूर्व एशियाई के 10 देशों की ओर संकेत करती है, जो आपस में मित्रता एकता के धागे से बंधे हुए, और वृत्त मतलब सर्कल में, और सर्कल का मतलब होता है यहाँ पे एकता, मतलब अगर कोई चीज़ गोले में तो वो एकता को दिखाती है। दूसरा प्रश्न है आसियान से रिलेटेड, आसियान शब्द का विस्तार। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पहले आया हुआ है। इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अंग्रेजी में इसे, सॉरी, हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप जल्दी से कर लीजिए। जो आसियान है, आसियान शैली क्या है? ठीक है, तो आसियान शैली की बात करें तो अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा आसियान ने दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि कमाई, यश कमाया है, और इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, आसियान शैली है। अब अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, भैया देखो ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन घटनाओं को डेट के हिसाब से कर। देखो, ये तो डेट मैंने अपने आप से मेंशन करी है आपको। ठीक है, आपको एग्जाम में डेट नहीं लिखी होंगी, तो फिर भी मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए आपको, ताकि आसान से आंसर समझ आ जाए, इसलिए आपको ये यहाँ पे लिखा गया। देखो, पॉइंट में 4 बातें लिखी गई। आसियान क्षेत्र के मन, इसे एआरएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आसियान रीजनल फॉर्म। ठीक है, तो 1994 में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 आपकी बुक के हिसाब से। आसियान की स्थापना 1967 में, और चीन ने खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनता है वो थर्ड पहले आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा, और फिर आपका लास्ट में फर्स्ट आएगा। ये रहा आपका आंसर इसमें। ठीक है जी, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 देशों ने आसियान के सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया? मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कहते हैं, एफटीए फुल फॉर्म है, एफटीए की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता भारत ने 2 आसियान देशों के साथ किया, तो उसमें पहला है सिंगापुर, दूसरा थाईलैंड। ठीक है जी, अगला जो प्रश्न है हमारा, आसियान के संस्थापक देशों के नाम बताइए। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपको, देखो इजीली ट्रिक, क्योंकि ये थोड़े हमारे क्या है, ऐसे पूर्वी देश हैं जिनका नाम आपको शायद हो सकता है याद ना हो, इसके लिए ट्रिक बनाई है मैंने आपके लिए। ठीक है, आई एम फिस्ट, आई एम फिस्ट। देखो, आई एम फिस्ट के लिए यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई फॉर इंडोनेशिया, एम फॉर मलेशिया, एफ आई से फिलीपींस, एस से सिंगापुर, और टी से थाईलैंड। तो आपको रिपीट करना, आई एम फिस्ट, आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एफ आई से फिलीपींस, एस से सिंगापुर, एंड टी से थाईलैंड। तो ये जो देश हैं इसके आसियान के संस्थापक देश हैं। उसके बाद भी कुछ नए देश आए हैं। ठीक है, इसमें नए देशों की अगर हम बात करें तो ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये जो नए देश है, ठीक है, ये मैप में भी हो सकता है आ जाए आपका क्वेश्चन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खैर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों देश याद रखने हैं। यदि आपके पास कोई ट्रिक है इस आंसर को याद करने के लिए, वो जरूर मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, आपको वहाँ की ट्रिक आपको बता दी गई है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, वो है आसियान समुदाय के जो 3 स्तंभ है। देखो, ये क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर के हिसाब से आना ही आना है। मतलब ये भी अगर मान लीजिए ताकत वाला पॉइंट छूट जाता है, तो ये क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज़ भी हमारी बढ़ जाती है। तो मतलब ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सो आसियान के जो मुख्य 3 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं, सबसे पहला जिसमें है वो है आपका आसियान सुरक्षा समुदाय। देखो, सुरक्षा वाली, सिक्योरिटी वाला पर्पज़ है कि देश की सुरक्षा, आसियान में जो भी सदस्य हैं उनकी सुरक्षा की बात की जाए, उनके जो क्षेत्रीय विवाद है उनको सुलझाया जाए, संयुक्त टकराव के बिना ही आपस में बातचीत के माध्यम से इस चीज़ को सुलझा लिया जाए। दूसरी बात है, इसमें अधिकतर ऐसे देश है, पूर्वी देश है, जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर है। तो दूसरा हमारा संगठन है इसका आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय इन देश के तरक्की की बात करता है। इकोनॉमिकली ये जो देश है, सामाजिक पिछड़ापन है या आर्थिक पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए, आर्थिक विकास की मदद करने की बात की जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा इसके संस्कृति, इसके कल्चर की बात करते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया इसके लिए। तो इसमें जो सामाजिक समुदाय, इसका उद्देश्य आसियान के अंदर जो भी जो कल्चर है वो बना रहे। अगर कहीं भी विवाद की बात आती है, कहीं भी मसले होते हैं, उन मसलों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, ना कि उस बात को बढ़ाया जाए। तो मतलब यही चीज़ कही गई है यहाँ पे, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार से तीनों संगठन अपने आप में काम करते हैं।
ठीक है, देखो जी, ये जो क्वेश्चन है आसियान 2020, ये देखो ऐसा लगता है कि 2020 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी बार बार आपके सपोर्ट मटेरियल में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये क्वेश्चन रिपीट देखा गया। मैंने कई सैम्पल पेपर में, कई क्वेश्चन पेपर में सबको देखा हुआ। सो यहाँ पे आंसर देना बहुत जरूरी समझा है। सो आसियान विजन की मुख्य बातें तो क्या थी, देखो हो गया सो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2020 गुजरने के बाद भी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बनी हुई है। तो आसियान विजन 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुमुखी विकास, मतलब देखो वर्टासाइल डेवलपमेंट, बोले तो वर्साटाइल डेवलपमेंट हर तरीके से, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर, हर तरीके के विकास की बात इसमें की जाती है, किसमें, आसियान में। नंबर 2 चीज़ है, टकराव के स्थान पे हमेशा बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। भाई देखो झगड़ा हो रहा है, लड़ने की जगह आप बातचीत से सुलझाइए। थर्ड पॉइंट है, इसी तरकीब की वजह से आसियान ने कंबोडिया, बताया ना इसका जो बाद में देश बना था, कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, और जो उसमें पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। और इस प्रकार से पूर्वी एशिया के अंदर इसने क्या किया, बातचीत के माध्यम से 1999 से नियमित रूप से यहाँ पे क्या बैठकें हो रही है, मतलब समय समय पर क्या होती है, मीटिंग्स वगैरह हो जाती है, जिससे क्या होता है कोई भी समस्या उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सके। आसियान विजन, यहाँ पे विजन वर्ड गलत हो गया, 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय तथा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक बनवाने की संकल्पना की गई थी। देखो पहले सोचा गया था, अब ये समुदाय बन चुके हैं 3 मुख्य स्तंभ इसके, ठीक है, वो आपने पिछले पॉइंट में पढ़ा। ठीक है, अभी एक चीज़ है, देखो मैंने बताया कि कोई भी संगठन है उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी कुछ चुनौतियां मौजूद है। तो प्रश्न ये है, आसियान के समक्ष मौजूद मुख्य चुनौतियों का वर्णन करें। तो आसियान के समक्ष जो मुख्य चुनौती है, सबसे पहली चीज़ है एकल बाजार है वहाँ पे, मतलब ये कहा जाता है कि पूर्वी देश मिलकर के एक कॉमन मार्केट तैयार करें, लेकिन वहाँ के सामाजिक स्थिति हालात अलग अलग, कोई देश ज़्यादा अमीर है, कोई देश ज़्यादा गरीब है, कहीं ज़्यादा विकास है, कहीं नहीं। इससे वहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। क्या होता है, मतलब उतार चढ़ाव है, क्या कहीं ज़्यादा, सिंगापुर जैसा देश ज़्यादा डेवलप है, तो ऐसी जगह से क्या होता है, बाकी जो देश है थोड़े से पिछड़ जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। नंबर 2 चीज़ें, जो इसके सदस्य देश हैं, उनकी राजनीतिक प्रणाली अलग अलग है। कुछ देश लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अलग अलग है, ये इसको थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश करती है। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष, देखो क्या होता है ना, कोई भी मुद्दा ना आम सहमति से होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आम सहमति लेने के लिए कोई ना केंद्रीकृत, मतलब कोई पावर नहीं, सेंटर पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई पद हो ऐसा, कोई सचिव हो, महासचिव, ऐसा कुछ वहाँ पे यहाँ पे तैयार नहीं किया गया। और कठिन समस्या को सामना करने की वजह क्या किया, उससे टाल दिया जाता। भाई देखो यहाँ पे क्या है कि डिसीजन लेने के लिए कोई पद होना चाहिए, कोई अधिकारी बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस संगठन के अंदर कोई बड़ा पद नहीं है, क्योंकि सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र ना होना, मतलब यही बताया ना कि कोई भैया सचिव हो, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति पद यहाँ पे बनाया जाता, तो शायद उस चीज़ की बात यहाँ पे सुनी जाती, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसके बाद है, आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर, जैसे बताया पहले पॉइंट में बताया मैंने कि कुछ देश ज़्यादा अच्छे आर्थिक तौर पर, कुछ खराब है। तो यहाँ पे आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, कहीं पे देशों की आय अधिक है, कहीं पे देशों की आय कम है। चलिए आगे चीन पे आते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारे चीन का, कि चीन ने खुले दौर की नीति कब अपनाई, तो आपको याद है चीन ने 1978 में चीन की नीति अपनाई। चीन ने WTO कब ज्वाइन किया, 2001 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न है 2 प्रकार से पूछा जाता है, कई 4 नंबर का भी, 6 नंबर का भी, 2 नंबर का आ सकता है, तो बहुत ईजी रहेगा, आपको 6 नंबर का तैयार करना मैक्सिमम। तो तीव्र गति से विकास करने के लिए चीन द्वारा अपनाई गई किन्हीं 4 नीतियों का वर्णन किया जाए। अब यहाँ पे 6 चीज़ें, देखो यहाँ पे 6 कारण है, यहाँ पे 4, तो आप 6 याद बना लीजिए, 4 तो अपने आप ही बच जाएंगे आपके। सो अब चलते हैं इसमें, चलिए। तो पहले चीन अर्थव्यवस्था को उत्थान, मतलब तरक्की कैसे करे। पहली चीज़ है 1972 में अमेरिका के साथ इसने जो संबंध स्थापित करे, जो पहले बंद थे, तो आर्थिक एकांतवास समाप्त करा, और इसने 1972 से अमेरिका से क्या किया, आर्थिक संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके अगले साल जिसके प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था चाउ एन-लाइन, ने कृषि, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लेकर के 4 आधुनिक प्रस्ताव सामने पेश करे कि इनको मॉडर्नाइज किया जाए। 1978 5 साल के बाद देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपना ली। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया। आपने ये पार्ट 1 का जो ओवरव्यू देखा, उसमें भी ये चीज़ आपको मिलेंगी। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट में देखो बताया गया है कि 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया चीन ने। इसके अलावा छठे पॉइंट में चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का अडॉप्ट किया। सेज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर उत्पादन की सारी इकाइयाँ एक साथ होती हैं और उत्पादन लागत बहुत कम आती है। इसके अलावा 2001 में इसने WTO को ज्वाइन करा। इसी तरीके से दूसरे देशों में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है, और आज के समय में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, बताती हैं कि भाई चीन किस तरीके से तरक्की करा। 6 से ज़्यादा पॉइंट बता दिए गए हैं आपको। अगला जो प्रश्न है, भारत और चीन की जो संबंध है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो पहली चीज़ है, आपको याद है 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था, मतलब चीन ने आक्रमण किया था। दूसरी चीज़ है, चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और अक्साई चीन को लेकर के बार बार दावा करता है, उस वहाँ पे सैनिक विवाद बार बार पैदा होता रहता है। तीसरी चीज़ है, चीन ने तिब्बत को लेकर के, किसको,
तिब्बत पे कब्जा को लेकर के दलाई लामा को क्या भारत में शरण दी थी। खैर आपको ये दूसरी बुक में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। एंड समान व्यक्तियों की यात्रा के संबंधों में सुधार, ठीक है, कि वहाँ पे जो व्यक्ति यात्रा करते हैं चीन से भारत में, उसको लेकर के काफ़ी यहाँ पे रहती है। तो ये जो 4 बातें अपने आप में इस बुक के हिसाब से, वैसे तो काफ़ी चीज़ें आती हैं और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी इस पे, वो आपकी सेकंड बुक में होगी, बट चैप्टर के हिसाब से इतना ही यहाँ पे, ठीक है। चलो खैर और भी कुछ दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं। हमारे 2 पॉइंट और 2-3 पॉइंट इसमें हैं। तो देखो 5वां पॉइंट में बताया गया, जितनी संधियाँ हुई, संधियों पर हस्ताक्षर करने से बेहतर व्यापार हुआ भारत के बीच और बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित हुए चीन और भारत के बीच। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रम में सहायता की, जो कि भारत के हिसाब से एक बुरी बात है। तो पाकिस्तान में जितनी भी आर्थिक निवेश होता है, उसमें कहीं न कहीं चीन का योगदान रहता है। तो कई बार भारत और चीन की इसी बात पे हो जाती है ना, तनातनी। चीन ने बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सैनिक संबंध एक बाधा के रूप में काम करती, कि देखो चीन ना बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ सैनिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। देखो क्या होता है ना, कि अगर 2 पड़ोसी हमारे आपस में मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी थोड़ी सी कमज़ोरियों की बात वहाँ पे होती रहती है। अगला जो प्रश्न है हमारा 25वां, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के मुख्य कारण क्या है? जितने देखो कोई भी क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया जाता है? पहली चीज़, सदस्य देशों को एकता की भावना पैदा करना, वो सब एकजुट रहें। दूसरा, आपस में सहयोग करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि भाई कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमें आँखें ना दिखाए, हमारे क्षेत्रीय संगठन मजबूत रहे। इसके बाद जो सदस्य देश, उनके बीच भी व्यापार अधिक से अधिक बढ़े, उनके बीच शांति होनी चाहिए, सौहार्द की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत होना चाहिए, कोई भी झगड़ा, कोई भी विवाद उनको आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज़ है कि जो चीन था, चीन में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नकारात्मक रही। उसके चीन की जो आर्थिक नीति, उसमें कुछ खराबी भी थी, मतलब कुछ कमी भी देखी जाए, खराबी क्या ही कहें हम उसमें। तो चीन की जो नीतियाँ थी, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव चीन में ही हुए। तो पहली चीज़ है, वहाँ का जो आर्थिक समाज सभी को बराबर नहीं हुआ। देखो कोई भी चीज़ होती है, सबको इक्वल इक्वल देने की कोशिश करती है कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन चीन में क्या हुआ, सभी को इस चीज़ का बराबर फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, पूंजीगत तरीके अपनाए जाने लगे, जिससे देश के अंदर क्या बेरोजगारी बढ़ी। देखो पूंजीवाद के अंदर क्या होता है, मशीनें ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसकी वजह से लोगों को क्या होता है, काम से निकाला जाता है, या काम से लोग हट जाते हैं, और लगभग वहाँ पे 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, किसकी वजह से, पूंजीवाद की वजह से। तीसरी बात है, वहाँ पे महिलाओं की अगर बात करें, काम करने की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब महिलाओं के साथ वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, किसको, काम को लेकर के। अगला पॉइंट है, विकास की गतिविधियों में पर्यावरण में काफ़ी हद तक चीन ने नुकसान पहुँचाया। मतलब चीन ने बहुत ज़्यादा, जब से उन्होंने क्या औद्योगिकरण को तेज़ी से अपनाया, तो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे क्या हो रहा है, पर्यावरण नुकसान हो रहा है। चीन की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, वहाँ के सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार, देखो वहाँ पे पता है कम्युनिस्ट पार्टी चलती है शायद, ठीक है, एग्जैक्टली उस पार्टी का नाम आप देख लीजिए क्या है। तो वहाँ पे उस व्यवस्था की वजह से क्या है, वहाँ की काफ़ी भ्रष्टाचारी हो चुका है, ठीक है, शासन व्यवस्था। गांव और शहर की अगर बात करें हम चीन में, तो गांव और शहर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस ही आ गई। देखो गांव के लोगों की इनकम कम होगी, शहर के लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आसियान है, आसियान को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो पहली चीज़ है, यूरोपीय संघ की तरह इस पे अपना राष्ट्रीय झंडा, गान, मुद्रा और स्थापना दिवस होना चाहिए, जो उसको मजबूत संगठन के रूप में एक पहचान देगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसकी जीडीपी में वृद्धि करनी चाहिए, व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, सुरक्षा विदेश नीति में तालमेल स्थापित करना चाहिए, मतलब आपस में जो देश हैं, इन नीतियों को लेकर आपस में बातचीत करें, तालमेल बिठाएं, और यूएनओ की तरह इसमें गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसके चैप्टर के जो भी जितने भी कार्टून हैं, वो क्या क्या हैं, हमारे कैसे कैसे कार्टून हैं चैप्टर में। देखो मैंने बताना, ए टू जेड जितनी भी चीज़ें हैं जो कार्टून से रिलेटेड है या कार्टून है, तो वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं ऑलरेडी। देखिए एक जो पार्ट है हमारा पहला, जो जो है यूरोपीय झंडे को लेकर के है, इसका चित्र बना हुआ आपके बुक के अंदर। तो यूरोपीय झंडे के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं, किस झंडे के अंदर 12 स्टार है सोने के रंग के, मतलब सोने सोने के सितारों का घेरा है 12 देशों का, इस जो कि एकता मेल मिलाव का प्रतीक है। इसमें जो 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 संख्या वहाँ की पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता को प्रतीक माना जाता है। तो ये यूरोपीय झंडा इस बात का प्रमाण है, मतलब ये चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए या आपको दे दिया जाए 2 नंबर के अंदर, तो आप इस प्रकार से इसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये यूरोपीय संघ का झंडा है। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम, अगले अगले स्क्रीन की तरफ, जो हमारा अगला कार्टून है। अच्छा आपको ये दिख रहा होगा, ये जो जहाज की तरह दिखाई है, टाइटैनिक टाइटैनिक के जहाज की तरह, इसमें लोगों से पता चल रही है ये क्या है, यूरोपीय संघ का है, ठीक है। तो ये बड़ा सा जहाज यूरोपीय संघ को डिनोट कर रहा है। अब है क्या इस कहानी में, इस कहानी में ये बताया गया कि जो 2003 के अंदर यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की, मतलब जितने भी सदस्य हैं वो मिल करके एक ही कानून व्यवस्था को फॉलो करेंगे, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। और इसी विषय में एक कार्टून बनाया गया था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्टूनिस्ट यूरोप संघ के टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाते हैं, मतलब यूरोपीय संघ को किसके, टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया। तो अब क्या चीज़ है, मतलब क्या जिस दिखाया गया, क्यों दिखाया गया, देखो इसका आंसर क्या बनता है। जिस प्रकार से टाइटैनिक जहाज जो पहले बड़ा सा था,
वो बाद में क्या था, हमने सुना कि वो डूब के नष्ट हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार 2003 में जो यूएन मतलब ईयू यूरोपीय संघ ने जो व्यवस्था की थी कि भैया हम सब मिल करके एक साझा संविधान बनाएंगे, लेकिन ये संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, मतलब संयुक्त संविधान की जो बात थी, वो अपने आप में असफल हो गई, मतलब वो सफल नहीं हुई। और भी इसी बात है, मतलब इसी बात को पूरा करते हुए, इसी लक्ष्य को, इसी को टारगेट करते हुए कार्टून बनाया गया है। और ये एरिस कैगल्स कार्टूनिस्ट हैं जो यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कार्टून है ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अभी देखो ये वाले जो आपको देख लो, ये व्यक्ति पता है कौन, नेता का अगर नाम पूछते तो ये प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, एक टाइम पे वित्तीय मंत्री भी थे, इनका नाम मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है जी। अब चलिए, तो यहाँ पे जो विशेषकर जो नीति है वो है पूर्व चलो नीति है। ठीक है, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट मतलब इस नीति को स्टार्ट किया था और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाया था। इससे मतलब ये चाहते हैं कि जिससे जो पूर्वी एशिया के जो देश है, इसमें आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वो उससे क्या हुआ, उसके आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत हो गए भारत के अन्य देशों के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इसी बात को ये क्या कर रहा है, आगे पेश कर रहे हैं। अगले जो भारत के साथ आसियान के संबंध, देखो इसके रिलेटेड ये बुक में भी आपको, आपकी बुक में भी ये चित्र दिख जाएगा आपको। ये जो सबमिट हुई थी 2018 के अंदर, मीटिंग हुई 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में, जब 26 जनवरी से पहले जो मतलब इनवाइट किया जाता है बाहर के नेताओं को, तो 26 जनवरी जो 2018 में हुआ था भारत में, तो आसियान की साझेदारी को दिखाते हुए मतलब रजक जयंती हो गई थी। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे, मतलब 10 साल 25 साल के बाद ऐसा कुछ होता है कि 25 साल के बाद इनकी जो सिल्वर जुबली होती है, तो उसमें क्या कहते हैं 25 जनवरी 2018 को यहाँ पे इसको इनवाइट किया गया था, जितने भी आसियान के नेता थे। ठीक है, जो परिचित्र में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही हैं। आगे थोड़ा-सा और चीज़ देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कार्टून्स की बात करें, तो कार्टून हमारा आगे से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है ये आने की संभावना है, जो पहले एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, वो ये चीन की दीवार वाला। देखो चीन की जो बढ़ती ताकत है, इसमें देखो कार्टून में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए। पहली चीज़, कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। आई थिंक इसका एक पार्ट मिसिंग हो गया कहीं न कहीं। इसमें पूछा गया था ये जो चित्र है वो किस देश से रिलेटेड है, तो पहला पार्ट में पूछा गया है कि चीन के बारे में 2 चीज़ दिखाती हैं। मतलब पहला प्रश्न आई थिंक मिसिंग है इसका, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से टाइप करके आपको स्क्रीन में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे जो है कि किस तरीके से प्रश्न जो पूछा गया है कि भैया चीन को डिनोट करने वाली क्या-क्या चीज़ें, चीन के बारे में क्या-क्या चीज़ें बताती हैं। तो पहली चीज़ है भैया, ये जो चीन की महान दीवार है, एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या होगी, जो ये ड्रैगन दिखाया गया, जो ये ड्रैगन दिख रहा होगा आपको, ये ड्रैगन चीन को इंडिकेट करता है, चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करता है। अब दूसरा प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। तो पहली चीज़ है, जब से चीन में सुधार हुए, आर्थिक सुधार स्टार्ट हुए, तो चीन ने सबसे तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया। दूसरी चीज़ है, ऐसा माना जाता है कि 2040 तक ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो सकता है, जिस हिसाब से आज ये काम कर रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके पास काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, भू-भाग है, राजनीतिक संसाधन है, तो इसका जो प्रभाव है तेज़ी से होता जा रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है, विश्व चीन की अगली महाशक्ति हो सकता है, इस कथन के पक्ष विपक्ष में मतलब तर्क देना है आपको, न्यायोचित ठहराने के लिए 2 पक्ष पूछे हैं यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि 2040 तक ये यूएनओ को, सॉरी अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, यूएसए को छोड़ करके सुपर पावर बनने की है कैटेगरी पे आ रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। और यह पूर्वी एशियाई देशों की वृद्धि का इंजन है। देखो जो पूर्वी एशिया के देश है, उसमें सबसे ज़्यादा तरक्की में कौन है, चीन है, जिसके चलते इसके पास क्या है, विशालकाय भूमिका होती है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। चीन एफडीआई में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आ गया। देखो विदेशी निवेश के मामले में आज चीन बहुत आगे निकल चुका है। इसके पास विदेशी मुद्रा का काफ़ी अच्छा खासा भंडार है, जिसकी वजह से ये किसी भी देश के अंदर क्या कर सकता है, आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है, क्योंकि देखो डब्ल्यूटीओ के बारे में याद है कि 2001 में या 2004 में शायद इसने ज्वाइन करा था इसने, कि डब्ल्यूटीओ में प्रवेश करने के बाद इसने क्या किया, भविष्य में अपनी आर्थिक व्यवस्था को का जो सपना है कि भैया भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, सपने को और भी आगे इसने सिद्ध कर दिया है। सो ये इतनी सारी की सारी चीज़ें। एक कार्टून और है चीन से रिलेटेड। बेसिकली देखो इस कार्टून को देखोगे आपकी बुक में और कहीं भी आप ढूंढोगे, इसके रिलेटेड कोई ज़्यादा बातें नहीं बताएगी। माओ की लाल बुक और हो की पूंजी पूंजी परस्त टाई। देखो यहाँ देखो डिनोटिंग क्या है, यहाँ पे देखो नियम कायदों की बात की कि जो नियम कायदे हमारी किताब में लिखे उसको फॉलो करने की बात की है। इस आदमी का लुक अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या एक जेंटलमैन की तरह बैठ, जेंटलमैन इन द सेंस इसने कोट पहना हुआ, टाई लगाई है, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर को दिखाता, मतलब पूंजीवाद को डोमिनेट कर रहा है। जबकि जो उसमें बताया गया जो माओ थे इसमें, ठीक है, तो वो किस तरीके से, देखो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखो 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ तो आप ये यहाँ पे देखो, पहले लिखा हुआ है तब और यहाँ पे लिखा है अब। तो मैंने दोनों का मीनिंग आपको बारीकी से बताया है कि तब क्या मतलब था और अब का क्या मतलब है यहाँ पे। तो 1949 की जब क्रांति हुई थी चीन में, तो साम्यवादी शासन व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, मतलब स्टार्टिंग में चीन ने क्या किया तब,
अपने माओ की लाल किताब के हिसाब से, मतलब माओ ने क्या करा था, स्टार्टिंग में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था। साम्यवादी चीन पूंजीवाद के रिश्ते को पूरी तरह समाप्त कर रखा था शुरुआत में ही, ठीक है, और खुद पर निर्भर था। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। 1972 में, याद होगा आपको, 1972 के अंदर चीन ने अमेरिका से संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अपने विवादों को बुलाया उसने, जापान, अमेरिका और आसियान जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित करे, और चीन की व्यवस्था तेजी से विकसित हो रही, क्यों, किसके चलते, पूंजीवाद के चलते, ठीक है। तो ये अब और तब का अंतर है। अगला जो है हमारे पास चीनी साइकिल को लेकर के प्रश्न है। देखिए, जो साइकिल, आपको ये कार्टून भी पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो दिए गए कार्टून में साइकिल प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को बता रही है, तो भैया चीन की साइकिल है। 1972 में चीन ने किस देश के साथ अपने संबंध स्थापित करे थे, भैया वो अमेरिका है। अगला जो प्रश्न है, साइकिल में लगे जो पहिए, कि अगला और पिछला पहिया किस बात का प्रतीक है, तो भाई अगला पहिया साम्यवादी विचारधारा को दिखाता है, और जो पिछला पहिया अमेरिका की जो मुद्रा है, डॉलर को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है जो हमारा इम्पोर्टेंट है और मैप का है, मैप बताया था, मैप का जो हमारा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, वो हमारा मैप है। तो मैप के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। बेसिकली इसमें यूरोपीय संघ के विषय में पूछा गया, पूरा का पूरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ, देखो यहाँ पे क्या है, यूरोपीय संघ का एक सबसे पुराना देश। दूसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ का एक सब सदस्य देश। यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। मतलब ये पुराना पूछा है, ये नया पूछा है, एक परमानेंट मेंबर जो कि यूएनओ का एक स्थायी मेंबर है, ठीक है। इसके बाद 2016 का ऐसा देश जिसने जनमत संग्रह से अपने आप को अलग होने का निर्णय किया। देखो, अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर आपको ना, पहले मैं सर्कल कर दूँ, ए, बी, सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे 4 आपको दिए गए हैं। इसके हिसाब से आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो ढंग से समझिए इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा वाला, कि भैया उस देश का नाम बताइए जो कि यूरोपीय संघ का सबसे पुराना, वो देश आपका आयरलैंड है। मतलब आयरलैंड आपका यहाँ पर इस सी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है जी। कहाँ पे, सी वाले पार्ट के अंदर। रिपीट करके बता दूं आपका, ये रहा जो सी वाला, ये रहा आपका, ये सी है। दूसरा यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश, यूरोपीय संघ का जो नया सदस्य देश है वो है ए, आपको दिख रहा होगा पोलैंड, ठीक है जी, दिख गया आपको। चलिए, अगला जो यूरोपीय संघ का वह देश जो कि यूएनओ का सदस्य मेंबर, वो है फ्रांस। वो क्या है आपका, फ्रांस है, ठीक है जी। एंड लास्ट में जिसने 2016 के अंदर अलग होने की बात की थी, वो था आपका ब्रिटेन। तो ये क्या है, वो देश है, वो 4 आंसर है जो कि इस चैप्टर के मैप से पूछे गए क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली पूरी सीरीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बावजूद इसकी भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके डाउट में है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू।